आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने से पहले सारे रजिस्ट्रेशंस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से पहले कर क्वेश्चंस खत्म करना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं 9.1 से। आप लोग करेंगे, मैं करूं? आप लोग करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि सपोज दैट द लोअर हाफ ऑफ अ कॉनकेव मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन फिगर 9.6 इज कवर्ड विद एन ओपेक नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल। व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर? मतलब अगर 9.6 फिगर में कह रहा है कि अगर हम इसके सामने आधे हिस्से को बंद कर दें तो इससे इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या लगता है क्या होगा? इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इमेज तो बनेगी बनेगी, क्योंकि इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए? मिनिमम दो, तो वो तो बना ही देंगे। ठीक है, फर्क सिर्फ क्या पड़ेगा हमें? इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ऐसे इन्होंने आंसर में भी लिख रखा होगा, यू मे थिंक दैट ऑफ इमेज विल नाउ शो ओनली हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट बट taking the laws of reflection to be true for all points on the remaining part of the mirror, image will be that of whole object. However, as the area of the reflecting surface has been reduced, the intensity of the right image will be low. सिंपल सी बात है, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अपने इस पर्टिकुलर जो केस है इसमें आधा कवर किया है तो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। 9.2 पे आएंगे। 9.2 कह रहा है कि हाँ, बहुत बढ़िया। अब बिल्कुल अच्छी बात है। ये तुमने जो बात बोली है वो क्या हो रहा है, जब तुम उसको सेंटर से उसी रेशियो में बंद करोगे तब है। मतलब ये सर्कुलर अपर्चर है, तो जब तुम उसे सर्कुलर ही जब क्लोज काला करोगे, ओपेक करोगे, तभी होगा वैसा। समझे क्या कह रहा है? एक मोबाइल फोन लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर शोन इन द फिगर। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया है। shows by a suitable diagram the formation of its image. Explain why the magnification is not uniform. The distortion of image depends on the location of the phone with respect to the mirror. बिल्कुल सही बात है, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही होगा। लोकेशन के हिसाब से चीज़ें मैटर करेंगी। आप लोगों ने इसको देखा? करना चाहेंगे? रे डायग्राम बनाएंगे? बनाओ बनाओ बनाओ, ऐसे हल्का सा हल्का फुल्का बना के देखो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा तुमसे, या फिर यहीं पे मैं समझा दूँ। देखो, काले रंग से समझाएं या रंग लाल कर लिया जाए। जैसे अगर तुम देखोगे तो ये अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इन्होंने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो ये रख गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से राइट साइड, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब यहाँ से जो सेंटर वाले की इमेज तो सेंटर पे बन जाएगी, मतलब ये बी है तो इसकी इमेज बी डैश तो नीचे ही बन गई। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा तो इसकी इमेज पीछे बनेगी, और पीछे बनेगी तो पीछे इमेज एनलार्ज बनती है, तो जो भी हिस्सा यहाँ पे होगा उसकी इमेज ज़्यादा बनेगी और बड़ी बनेगी, तो थोड़ा यहाँ पे मैंने बड़ी बना दी। रे डायग्राम बनाते हैं। इसका रे डायग्राम अगर बनाना है तो दो रे चाहिए इसके लिए और दो रे चाहिए इस वाली साइड के लिए, चार रे में पूरा चित्र हो जाएगा। ठीक है, तो एक रे अपन ने सीधी भेज दी, जो फोकस से पास कर गई वो ये गई। ये वाली रे दिख गई आप सभी को? ठीक है, दूसरी रे अपन ने, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये दोनों यहाँ पर मिल गए तो यहाँ पे एक इमेज बन गई। सॉरी, जो एक इमेज है, जो एक रे है, वो एक रे अपन यहाँ से भेजेंगे जो इसके पोल पे जाएगी और पोल से टकरा के वापस आ जाएगी, जो इन्होंने नहीं बनाई है, पता नहीं क्यों नहीं बनाई है। दूसरी रे इन्होंने इस्तेमाल किया है कि एक रे फोकस से पास करा दी, वो पैरेलल हो गई, तो दो रे जहाँ पे मिली वहाँ पे एक इमेज बन गई, उन्होंने यहाँ पे एक इमेज बनाई। एक रे थोड़ी सी और नीचे इस वाले एंड से फोकस से पास करा दी तो वो भी पैरेलल हो गई, ये दोनों यहाँ पे मिल गई, वहाँ पर ये इमेज बन गई। ठीक है, आसान है, इसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। ये ऐसा पेपर में नहीं आती ये सब बातें। रे डायग्राम बनाने को आ सकता है लेकिन ऐसा नहीं आएगा कि एग्जैक्टली ऐसा बना। समझ गया ना? और जब तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट और इमेज तो रे डायग्राम में क्या है, तो फोकस से पास करा दो, पैरेलल कर दो, काम हो गया। पहले इमेज पता होनी चाहिए ना। परेशानी तो तब है ना जब ये नहीं पता है कि इमेज कहाँ बनेगी। इमेज अगर पता है यहाँ बनेगी तो पहले इमेज बनाओ, तीर बार मत लगाओ, लाइनें बाद में खींचो। ठीक है, चलो छी। देन हम आएंगे क्वेश्चन नंबर, सोल्यूशन पर नहीं आएंगे, सोल्यूशन तो हमें पता है। 9.3 पाएंगे। 9.3 आप लोग करेंगे। कहाँ क्या हुआ? हाँ 2 मिनट, जाओ जाओ सॉल्व कीजिए। मैंने इसका सोल्यूशन छुपा दिया है ताकि आप लोग सॉल्व करें। कीजिए सॉल्व।
आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि आंसर तुम लोग पहले मैच कर लो। पहले का आंसर आ रहा है -30, मैग्निफिकेशन इज -3, और दूसरे का आ रहा है +15 और मैग्निफिकेशन है +3। कितने लोगों के आंसर सही हैं? बाकी लोगों को क्या समस्या आ रही है भाई? क्या प्रॉब्लम है? आंसर नहीं आएगा? यस सर, नो, कुछ तो बताओ। आ गया। लावण्या, क्या हुआ बेटा? मैग्निफिकेशन नहीं निकाली? अरे गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड इवनिंग। तुम्हारा कर रहे हो? करण, हो गया? ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको बताने की जरूरत है क्या? ये बेसिक क्वेश्चन है। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f पर बेस्ड है। इतना सा क्वेश्चन है। 9.4 पे आते हैं। 9.4 सॉल्व किया जाए। कीजिए सॉल्व। इसका जो तरीका है जो एनसीईआरटी में हो रखा है वो तरीका पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन देखते हैं इसकी जुगाड़। तो पहले तरीका देख लें फिर जुगाड़ देखते हैं। तो भाई तरीका ये है कि फिर क्वेश्चन तो तुमने पढ़ लिया होगा पूरा। एक एक लड़का है जो आराम से बैठा हुआ है कार में, कार रुकी हुई है। उसने देखा पीछे से एक लड़का भागता हुआ आ रहा है, सुबह सुबह डिचिक डिचिक डिचिक, और एक मिरर में देखता है जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है। कौन सा मिरर रहा होगा? साइड व्यू मिरर, कॉन्वेक्स। ठीक। इफ जॉगर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो बोल रहा है हाउ फास्ट इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर टू मूव व्हेन द जॉगर इज एट पर्टिकुलर 4 पोजीशन उसने दे रखी है। और बताएं ये क्या क्या रहा है, इससे कि तुम्हारे पेट का दर्द थोड़ा सा तो कम हो। देखो दोस्त, बात यह है कि जैसे मान लो कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। इस कॉन्वेक्स मिरर की ये तो हो गई तुम्हारी एक्सिस। एक्सिस इधर से लड़का दौड़ता हुआ आ रहा है, मतलब लड़का तो मतलब ऑब्जेक्ट हुआ ना मेरे लिए। तो लड़का अगर ये दौड़ता हुआ आ रहा है तो ऑब्जेक्ट ये है, तो उसकी इमेज किधर बन रही होगी? है ना? तो इसकी इमेज इधर बन रही होगी। इमेज छोटी बन रही होगी, डिमिनिश्ड बन रही होगी, तो लड़का ऐसा छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। अभी लड़का अगर इधर आगे की तरफ आएगा तो इसकी जो इमेज है वो किधर जाएगी? आगे की तरफ आएगी। इतना समझ में आ गया तुम्हें? तो वो कह रहा है कि अभी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो फोकल लेंथ पता चल गई r/2। तो अभी वो ऐसा कह रहा है कि यार लड़का ऐसे इधर से दौड़ते हुआ इधर आ रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, क्या था वो तो फिक्स है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी यदि वो अलग अलग लोकेशंस पे आए। तो अभी जैसे यहाँ से कुछ एक लोग डिस्टेंस पर ये है, पहले वाले पार्ट में कितना दिया? पहले वाले पार्ट में दिया है 39 मीटर, है ना? 39 मीटर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 2/2 मतलब 1 मीटर फोकल लेंथ हो गई, और ये यहाँ से 39 मीटर है। u इज इक्वल टू 39 मीटर, बट नेगेटिव में रहेगा तो उसको माइनस u इज इक्वल टू -39 मीटर। क्या चमक गया? इसको सॉल्व करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप इसकी स्पीड को पता करने के लिए स्पीड की बेसिक डेफिनेशन को समझें। स्पीड होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 5 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चला? 5 मीटर। ये डेफिनेशन है। 10 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितना चला? 10 मीटर। तो अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, तो अगर ये t इज इक्वल टू 0 पर यहां पर है, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में कितना चल चुका होगा? 5 मीटर, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। यही तो कहानी है। और अगर ये इतना चल दिया, तो इतना चलने के बाद अब इसकी जो नई u होगी, u डैश, वो हो जाएगी तुम्हारे पास -39 - 5। 39 में से 5 जाते तो कितने बचते हैं बेटा? 30 माइनस का 34 मीटर। इतना समझ में आ गया? तो 1 सेकंड में इतना चला। तो सबसे पहले काम मैं ये करूं कि इसकी पहले इनिशियल इमेज पोजीशन निकालूं। तो मुझे फॉर्मूला पता है, 1/v इज इक्वल टू 1/u, मतलब प्लस
तो यहाँ से अगर v निकालूंगा तो v का फॉर्मूला आ जाता है यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने u की वैल्यू कितनी रखी, माइनस का 39, f की वैल्यू रखी 1, u की वैल्यू माइनस का 39, f की वैल्यू अगेन 1, तो हो गया माइनस का 39 माइनस का 38। पहले इसकी इमेज मुझे पता चल गई, पहली इमेज आ रही है, अच्छा -40 हो गया, सॉरी। तो ये हो जाएगा इमेज 39/40 मीटर, ये पर्टिकुलर इसकी इमेज की लोकेशन आ गई। ठीक है, 1 मीटर 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो t बराबर 0 पर तो इसकी ये लोकेशन है, t बराबर 1 पे निकाल ले, तो 1 सेकंड में जितनी इमेज चली वो डिस्टेंस आ गई, वही इमेज की क्या हो जाएगी, स्पीड। तरीका सीख गए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे v डैश निकाल लूंगा, नई लोकेशन, u की जगह डाल देंगे अब माइनस का 34, f की जगह तो माइनस का 1 ही आना है, सॉरी प्लस का 1 आना है, और ये हो जाएगा माइनस का 34 माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 34 माइनस का 35 हो जाएगा 34/35, ये नई लोकेशन है। ठीक है, और अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो v माइनस वी डैश, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये बन जाएगी तुम्हारे पास स्पीड ऑफ इमेज। कब, जब ये कहां पर है, 39 पे। पूरा प्रोसेस समझ में आ गया तुम्हें। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मजे लेने के लिए है, क्योंकि इसने इसने ये काम एक बार नहीं करवाया है, 4 बार करवाया है। 4 बार करते करते पगला जाएंगे ना अपन, ये सब काम अपने को नहीं करने। इतना क्लियर हो गया ना पूरा, ये मैं नहीं कर रहा। मतलब अगर इसकी स्पीड निकालनी भी है तो मैं कितनी स्पीड निकालूंगा, स्पीड आ जाएगी इसकी 39/40 माइनस 34/35। सॉल्व होके अपन को दिमाग ही नहीं लगाना, जो भी है यही आंसर है, और आंसर है मीटर पर सेकंड में, बात खत्म। अबे कैसे कर लोगे तुम, दिमाग फट जाएगा। या फिर जुगाड़, और जुगाड़ पे बातें, हर चीज़ का जुगाड़ होता है सर। तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अरे यार याद है कि नहीं है, बस यही फॉर्मूला लगा तो सीधा आंसर। तो माइनस एम की वैल्यू कितनी, मैग्निफिकेशन कितना था, -v/u, या फिर f अपॉन f माइनस यू, यही तो होता है ना, का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ क्वेश्चन में 1 है, ये भी 1 है, u की वैल्यू पहले कितनी है, माइनस का 39 का होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 5, राइट साइड है ना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैंने प्लस का 5 आई कैप लिख दो। तो इसकी इमेज देख, इसकी जो इमेज की स्पीड है -5 में आ रही कि नहीं आ रही, ये आ जाएगी तेरे पास -5 डिवाइडेड बाई 1/40 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया तेरे पास माइनस का आई कैप मीटर पर सेकेंड, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, खत्म, कोई लोड नहीं लेना। कौन सा मेथड बढ़िया है, ये वाला बढ़िया है ना। अब इसमें वो u की वैल्यू 39 बोले, हाँ चल भाई 39 डाल देते हैं u की वैल्यू। अभी से यही तो समस्या हो रही थी, हर बार डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, u की वैल्यू 29 डाल दो, 19 तुम्हें जगह जो डालना है वो वैल्यू डालो, हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं। यार एक ही निकाल के छोड़ो यार, आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है दोनों मेथड से, तो उसको टेंशन मत लेना उसको। आइए बातें करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। TIR में अपन क्वेश्चंस नहीं है, TIR के ये गंदी NCERT है। अले अले आ गया आ गया आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, आंसर भी तुम्हें पता है, चलो तो आंसर छुपा देते हैं, करो सॉल्व, आसान है। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस n is equal to 1.5 and radius of curvature 20 centimeter. The distance of light source from the glass surface is 100 centimeter. At what position the image is formed? कीजिए सॉल्व, क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व आपको करना है।
आंसर कहो तो मैं बता दूं। क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने निकाल लिया है, आंसर 100 आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला तो पता ही था, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। हाँ भाई, पीछे आंसर आंसर आ रहे हैं। करण एंड पार्टी एनसीईआरटी लेके आए हो, गंदा बच्चा। फॉर्मूला वही है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, यू की वैल्यू -100, ठीक है। मैं इसलिए इसको सोल्यूशन में नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि ये फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं नहीं डाल रहा हूँ एक में भी वैल्यू, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फॉर्मूले में वैल्यू तो डालना मैंने सिखा रखा है, तो आपको आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो क्लास के बाद रुक के जाएगा। ये एक घटिया सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेके खत्म करते हैं। बोला है magician during a show makes a glass disappear, glass lens makes a glass lens with n is equal to 1.47 disappears in a trough of liquid. What is the refractive index of the liquid? सेम, क्योंकि सेम पानी में पानी मिलाओगे तो पानी नहीं दिखेगा, मतलब म्यू सेम म्यू के अगर दो सरफेस दो मीडियम को अगर मिलाओगे तो रे अनडेविएटेड जाएगी, और अगर रे अनडेविएटेड जाएगी तो उससे कोई भी तुम्हें नई इमेज बनती हुई दिखाई नहीं देगी, तो ऐसा लगेगा वो चीज़ खो गई। कुड द लिक्विड बी वाटर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड मस्ट बी इक्वल टू 1, बोल रखा है। इन ऑर्डर टू मेक द लेंस डिसअपियर दिस मीन्स n1 बराबर n2, दिस गिव्स पावर इज इक्वल टू 0, 1/f इज इक्वल टू 0 मतलब पावर इज इक्वल टू 0। और focal length infinite, the lens in the liquid will act like a plain sheet of glass. No, the liquid is not water, it could be glycerine, क्योंकि जो पानी होता है, पानी का म्यू कितना होता है 1.33। अगला क्वेश्चन, इतने में हो जाएगा, और भी पार्ट हैं इसके। नहीं नहीं, अब तो सोल्यूशन है, ये तो आंसर भी दिख गया तुम्हें तो नलायक को। चलो चलो अगला करो करो। सॉल्व कीजिए आप लोग प्लीज। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्क्रीन पर। शुरू करते हैं। क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ऐसा है कि फोकल लेंथ 0.5 मीटर है और ग्लास लेंस। बोल रहा है पावर बता दीजिए। अगर फोकल लेंथ मीटर में तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, तो 1/0.5 मतलब 2 डायोप्टर इसकी पावर हो गई। क्या आंसर 2 डायोप्टर है आप लोगों का? ठीक है। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 एंड 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 12 है तो म्यू पूछा होगा। हाँ म्यू पूछा है। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि ये लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स, तो R2 उसमें कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। गधी। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस ऑफ 1/-r2। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे होगे तो इसमें जो सेकंड सरफेस है ये R2, इसका सेंटर लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में आएगा तो R2 कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो माइनस का R2 होगा और इधर R1 होगा तो ये R1 प्लस का होगा, तो यहाँ पर ये फॉर्मूले में प्लस आएगा। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। अब वैल्यू डाल देना 1/r1 प्लस 1/r2। R1 कितना दिया है? 10। फोकल लेंथ कितनी है? म्यू माइनस 1। R1 की वैल्यू कितनी है? 10। और R2 की वैल्यू कितनी है? 15। तो यहाँ से म्यू आ जाएगा, जो भी है। कितना आ रहा है? 3/2। तो बच्चे बोल रहे हैं म्यू की वैल्यू आ रही है सर 3/2। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस has 20 centimeter focal length in air and its focal length in water.
व्हाट इज फोकल लेंथ इन वाटर? वाटर में 1.33 म्यू दे रखा है और ग्लास का 1.5 दे रखा है। बोल रहा है कि एयर में 20 है तो पानी में कितनी होगी, है ना? ठीक, ये कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, ये नहीं हुआ? अच्छा, करा नहीं है। टाइम चाहिए क्या? ले लो, टाइम ले लो। देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक अपन ने कॉन्वेक्स लेंस को लेके एयर में रख दिया। मतलब अगर मैं इसका चित्र बनाऊं तो चित्र ऐसा बन रहा होगा। एक अपने पास एक लेंस था, इसकी फोकल लेंथ एफ है, जब मैंने इसको एयर में रखा है, ठीक है? तो एयर का म्यू तो अपन 1 मान रहे हैं, और जो लेंस का म्यू है वो होता है 1.5।
उस केस में जो एफ है वो तुमको क्वेश्चन में गिवन है, उस केस में जो एफ है तुम्हारे पास वो है 20, और तुमने अब उसे पानी में रख दिया, ये एफ हो गया 20 सेंटीमीटर। अब तुमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को उठाया और कहाँ पे रख दिया, पानी में। तो अब ये कितना हो गया, पानी का हो गया 1.33। हाँ, मैंने लेंस का 1.5, ग्लास का 1.5, हाँ सही है, पानी का 1.33, तो म्यू इसका 1.5, इतना चमक गया। अब इसका फोकल लेंथ पूछ रहा है, देखो सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो कि फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस के केस में फॉर्मूला था आर, कॉन्वेक्स लेंस के आर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1, याद आया? अरे हाँ, आया ना। और म्यू को अपन बोलते थे म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम, ये भी याद आ गया होगा। तो पहले अगर तुम यहाँ पर F1 अपॉन F2 करोगे तो सब कुछ तो कट जाएगा, इनवर्स रिलेशन आएगा, मतलब म्यू 2 बाई म्यू 2 माइनस 1, और हो जाएगा म्यू 1 माइनस 1। ऐसा होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे भाई? फोकल लेंथ का रिलेशन इसके साथ क्या है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू माइनस 1, है कि नहीं? तो अगर मैं F1 अपॉन F2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, म्यू 2 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 माइनस 1। इतना क्लियर है? म्यू 1 की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो म्यू 1 है क्या, म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम इन केस 1, आया ना। और अगर म्यू 2 की बात करूं तो म्यू 2 है म्यू लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम इन केस 2। नलाई को पीछे पलटने से बढ़िया इधर ध्यान दे लो। म्यू लेंस तुमको क्वेश्चन में दिया गया है 1.5, पहले केस में मीडियम एयर है तो 1 है, दूसरे वाले केस में 1.5 और ये है 1.33। इतना चमक गया। थोड़ा मैं इसको समझदारी से अगर लिखूँ ना, तो ये 3 ये होता है 3/2 और ये होता है 4/3, आया ना। तो इससे लिखने में थोड़ा आसान ही रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो 3/4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 8, ऐसे ही बना ना। तो ये आ गया म्यू 2 की वैल्यू। अब इधर आ जाओ, म्यू टू दैट इज 9 अपॉन 8 माइनस 1, म्यू 1 आया है मेरे पास 1.5, इसको मैं 3/2 लिख दूं क्या 1.5 को? इससे देखो चीज़ें आसान हो जाती हैं कैलकुलेशन में। इसको मैं 3/2 लिख रहा हूँ, इट इज़ 3/2, समझने के लिए। तो ऊपर तो लाला बच गया 1/8, और नीचे कितना बच गया 1/2, तो ये 1/4 आया कि नहीं आया? तो तेरी फोकल लेंथ का जो रेशियो है ना वो 1/4 आया। F1 तुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, F1 कितना है 20, तो ये तो हो गया तेरे पास 20, तो 20 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू 1/4, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 80। जो कि इनकी कैलकुलेट होकर आ रही है 78.2। समझ गए बात को? अपन ने उसको, ये क्वेश्चन है दूसरा है, यही है ना, N2 N1 F10 और 1.5, हाँ सही है। इन्होंने से जो 78.2 आया है ना इससे ज़्यादा एक्यूरेट ये वाला है 80, क्योंकि अपन ने देखो इनने क्या किया, इन्होंने 1.33 को 4/3 नहीं लिखा, 1.33 लिख दिया, तो उससे क्या है ना थोड़ा सा और चीज़ें क्रूशल हो जाएंगी कैलकुलेशन में, तो अपन उस चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, मेथड समझ में आ गया पूरा? मेथड में कोई डाउट छाप लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है कि, क्या कहना चाहता है, अरे यहाँ पे क्यों आ गए अपन? अरे अरे ये बस बस रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये गए। बोला फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। यार सुन मेरी बात, अगर ये तीनों एक साथ चिपका के रखे हुए थे तब तो फॉर्मूला अपन को पता था पावर निकालने का, तो फोकल लेंथ आ जाती सीधा सॉल्व कर देते। यहाँ पे रायता फैल गया, यहाँ पे इनके बीच में कुछ कुछ दूरी है,
तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ। सॉल्व तुम्हें करना है, हो जाए तो बढ़िया, वरना इस क्वेश्चन को तो मैं ही सॉल्व करूँगा, तुम्हें भी करना है। तरीका ये है कि इस पहले वाले लेंस से जो भी इमेज बनेगी वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इससे जो भी इमेज बनेगी वो तीसरे वाले के लिए, बस इतना करना है। इतना कर लोगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, करो सॉल्व, हाँ बस फॉर्मूला लगाते रहो, अगले वाले के लिए इमेज बन जाएगी। लेकिन लेकिन नलायको, सुनो सुनो सुनो, तुम नलायको सुनो, ये पहले वाले के लिए जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज डिस्टेंस आएगी वो इस वाले लेंस से आएगी, लेकिन तुमको निकालनी किससे रहेगी, तो उससे ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो कैलकुलेशन करके देखना कहाँ पे बन रहा है, उसमें गलती नहीं करना। क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, साइन कन्वेंशन और कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। जो समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया, मैंने बोला कि जो पहले वाले में फॉर्मूला लगाया उससे v आएगा इमेज डिस्टेंस, तो वो यहाँ से मेजर होगी, लेकिन दूसरे वाले के लिए जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो डिस्टेंस तो मुझे यहाँ से चाहिए ना, तो ये 5 सेंटीमीटर उसमें उस हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। यस कीजिए, चलो भाई जैसा वादा किया गया है पूरा तो करना पड़ेगा। गौर से देखा जाए, जिनका पैर साइलेंसर से जला है, क्या नाम है तुम्हारा, कनिष्क, हाँ चलो भाई चित्र देखा है, पहला कॉन्वेक्स है, दूसरा प्लेनो कॉनकेव है और तीसरा अगेन कॉन्वेक्स है। फोकल लेंथ 10 -10 और 30, तो ये अपन बना लेते हैं पहले। फोकल लेंथ 10 -10 और 30, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है जी। 30, 5 और 10, 30, 5 और 10। चलो भाई अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन बन गया। सबसे पहला देखा जाए पहले वाले लेंस के लिए, तो पहले वाले लेंस के लिए अगर अपन इमेज लिखेंगे, फॉर्मूला तो अपन को पता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस f। ये तो सबने याद ही कर रखा है ना, ये तो v इन द टर्म ऑफ u एंड f याद ही कर लिया। अब देखो इसमें u की जगह सबसे पहले क्या रखना है, माइनस का 30, क्योंकि देख रे अगर इधर से आएगी तो ये वाली साइड कैसी हो जाएगी और ये वाली साइड कैसी हो जाएगी, तो u नेगेटिव हो गया। फोकल लेंथ प्लस में 10 है, ये हो जाएगा माइनस का 30 प्लस का 10, सॉल्व कर लेंगे तो -30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई माइनस का 20, डिस्क्याओ 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 डिस्क्याओ, तो आंसर आ रहा है प्लस का 15। क्या समझ गया, प्लस के 15 आंसर सभी लोगों के आ गए, इस बात से बच्चे बहुत खुश हो गए, लेकिन अगले स्टेप करने में उन्हें मजे आ गए। तो 5 ये है, 10 ये है, तो तुम एक चीज देख रहे हो कि जो इमेज बनेगी ना पहली, वो यहाँ पे बन रही है पोल पे, चमका, ये है तुम्हारी I1। कितने लोगों का सही है, सबका सही है, ये सोच लिया था सबने, तो V1 आ गया भाई अपने बच्चों के पास। उसके बाद बच्चों ने कहा कि यार देखो सर अब दूसरे वाले लेंस की बात करेंगे, तो दूसरे वाले लेंस के लिए अगर देखा जाए सर, तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट I1 है, मतलब ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है I1, और यहाँ से जो दूरी है वो 15 नहीं है, यहाँ से दूरी मेरे लिए अब 10 है सिर्फ, सोच के देख। तो फॉर्मूला वापस से वही लगेगा कि V2 इज इक्वल टू 2f अपॉन u प्लस एफ। u की जगह बच्चे कितना रखेंगे, -10 या +10, गद ही। इस वाले लेंस के लिए ये राइट में है या लेफ्ट में है, राइट में है। अगर राइट में है तो अपने लिए रे तो इंसिडेंट इधर से ही हो रही है ना, तो राइट वाली साइड कैसी होगी, पॉजिटिव, तो जो u होगा वो लाले कितना हो जाएगा, प्लस का 10। गलती नहीं करनी, आता सब होगा इस चैप्टर में, क्वेश्चन तब भी गलत होंगे सिर्फ इसी की वजह से, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस, ठीक है। तो वो जो पहले ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो दूसरे के लिए किसका काम करी, ऑब्जेक्ट का, तो u हो गया प्लस का 10। f की बात करेंगे तो f इज माइनस का 10, u इज प्लस का 10 एंड f इज माइनस का 10।
भाई साहब V2 कितना आ रहा है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आने का मतलब ये है कि भाई जो रे है वो इसके बाद पैरेलल हो गई। ये बात तो मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था, नहीं समझे कैसे? देखो वो क्या रहा है कि यहां से रे चली और चलने के बाद ऐसे कन्वर्ज हुई। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम चुनगा तुमको? रे गई, इसने इसको कन्वर्ज किया कहाँ पे? फोकस पे। तो फोकस पे नहीं, फोकस पे नहीं, मतलब इमेज पे जहां भी इसने कन्वर्ज किया। लेकिन ये दूसरे वाले के फोकस पे आ रही है, क्योंकि इसका फोकस कितने पे है? 10 पे। तो इसका फोकस 10 पे है, तो ये जो I1 है यहाँ से इसकी दूरी भी 10 है, तो ये फोकस पे ही तो आ रही है। फोकस पे आने वाली रे क्या हो जाती है? पैरेलल। तो पैरेलल हो गई, तो ये रे पैरेलल हो गई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं था सर? तो रे डायग्राम भी बनाते जाओ साथ साथ, थोड़ा मजा आएगा तुमको करने में। इतना चमक गया। और बिना आंसर निकाले रे डायग्राम बन नहीं सकता। अब अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर कोई पैरेलल रेज आ रही है तो उनकी इमेज कहाँ बनेगी? एक कॉन्वेक्स लेंस पर अगर पैरेलल रेज आ रही हैं, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो इसका जो फोकस है वो कितने पे है? 30 पे, तो ये बन गई इमेज, खत्म। जो V3 होगा वो प्लस का 30 हो जाएगा, क्योंकि Q इज माइनस का इन्फिनिटी। इतना सा क्वेश्चन था। बिल्कुल, अगर अरेंजमेंट चेंज कर दोगे तो आंसर बिल्कुल बदलेगा ही बदलेगा। किसी के पप्पा की ताकत नहीं है कि आंसर सेम हो जाए, बदलेगा ही वो तो। चलो ठीक है। हाँ, हो गया भाई, हो गया। आंसर की बात करी जाए तो 30 पे बन रहा है भाई साहब, अपना आंसर एकदम सही है। सही है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो अपन पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे। इसमें अब इलस्ट्रेशंस आई थिंक खत्म हो गए होंगे। एग्जाम्पल्स के नाम पे अब इसमें कुछ नहीं बचा होगा। यस, तो एग्जाम्पल अपन ने सारे निपटा लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तालियां बजाएंगे आप मेरे लिए। हाँ चलो चलो, बस बस बस, इतना मोटिवेशन बहुत है। इसी बात पे अब मैं तुम्हारे लिए तालियां बजाऊंगा। अब तुम मुद्दे की बात करो। आ जाओ बेटा। आई थिंक पहला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। और छोटा हो जा। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या? याद कीजिए, नोट्स में है। तो पहला क्वेश्चन अगर अपन कर चुके हैं तो दूसरा क्वेश्चन अपने को करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया है। एक काम करो, दूसरा क्वेश्चन नहीं किया है, दूसरा क्वेश्चन आपको करना चाहिए, कीजिए। सेकंड, 9.2। आइए शुरू करें। 9.2 कह रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। लोकेशन इमेज की बतानी है, बाकी सारे बातें कर रहा है। 15, 12, 4.5। देखिए, जो मिरर है, सबसे पहले देखा जाए तो मिरर इसने दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर दिखने में ऐसा होता है। इसके सामने ये इसकी एक्सिस है। फोकल लेंथ उसने 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ये 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, 12 सेंटीमीटर आगे रखा है 4.5 सेंटीमीटर का। तो 12 सेंटीमीटर आगे है, 4.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितने लोगों ने चित्र बना के क्वेश्चन को सॉल्व किया है? बस इतने लोगों को ही क्वेश्चन पेपर में नंबर अच्छे मिलेंगे। सिंपल सी बात है। जब भी तुम क्वेश्चन में सॉल्व करो, रे ऑप्टिक्स में चित्र बनाना कंपलसरी है, बनाना ही है। क्योंकि इससे ना टीचर को समझना बड़ा आसान हो जाता है कि तुमने क्या किया है। तुमने अगर प्लस माइनस की कोई मिस्टेक भी करी होगी ना, टीचर तब भी मार्क देने की टेंडेंसी रखेगा। अगर तुमने चित्र नहीं बनाया होगा तो पता नहीं तुमने क्या किया है क्या नहीं किया, टीचर का दिमाग पहले ही खराब हो जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बहुत आसान है।
1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, प्लस है, मिरर है, तो 1 अपॉन, या यहाँ से v निकालते थे अपन, तो v आता था अपने पास यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो यहाँ पर देखा जाए तो u आपके पास है -12, f आपके पास है +15, v आपका आ जाएगा, तो 12 इंटू 15 -12 -15, तो 12 इंटू 15 और माइनस का 27, ठीक है, हाँ 27 माइनस का आएगा, अच्छा ऊपर भी माइनस आएगा, हाँ। तो इसको जब सॉल्व किया तो माइनस से माइनस कट गया, v की वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ रही है, 20/3, मतलब ये हो जाएगा 3 चौक 12, ये 9 हो जाएगा, 3 तिरका 9, 3 पंजे 15, 5 चौके 20/3, सही है भाई, 6.66 होता है, सही कह रहा हूँ क्या, 6.66 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका v सबका सही है कि भाई जो इसकी इमेज बनेगी वो 6.66 सेंटीमीटर पर इधर बनेगी, इस साइड यहाँ पर कहीं, ये इमेज बन गई। फिर बात करिए उसने मैग्नीफिकेशन बता दीजिए, तो मैग्नीफिकेशन था हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला का वैसे तो -v/u है, हम ये भी लगा देंगे डायरेक्ट, तो देखेंगे तो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, -v की जगह अपने बच्चे लिख देंगे 20/3 एंड u की जगह डाल देंगे -12। मैं तो सारी चीज़ें बता ही कर दे रहा हूँ ना, इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20/3 और ये ऊपर जाएगा तो 1/12 ही रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा 4 तिया 12, हो जाएगा 5/9 इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है अपने पास, 4.5 होता है 9/2, तो ये भी कट गया, तो आंसर आ गया आपका 2.5 सेंटीमीटर, सही है सबका। अच्छा इमेज कैसी बन रही है, इमेज रियल है कि वर्चुअल है, तो अपने को पता है मिरर में दूसरी साइड बन रही है तो वर्चुअल है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, तो पता चल रहा है इरेक्ट है, और क्या पता चल रहा है, डिमिनिस्ड है, बहुत बढ़िया, सारी बातें हो गई। कितने लोगों का सही है या पूरा, वेरी गुड। जिन लोगों का सही नहीं है वो लोग अपनी गलतियां देख के समझें। उसने क्या बोला है कि व्हाट आफ्टर हैपेंस इफ एज द निडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर, अगर हम मिरर से दूर लेके जाएंगे इस ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा। तो देखो भाई, अगर तुम इस ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर इधर लेके जा रहे हो तो इमेज तुम्हारी फोकस की तरफ जाने की कोशिश करेगी, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट को, शांत रहो, ऑब्जेक्ट को अगर अपन दूर लेके जाएंगे तो इमेज भी मिरर से दूर जाएगी, फोकस की तरफ जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जाएगा इमेज कहाँ पे पहुंच जाएगी, फोकस पे। और यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि जो फोकस है वो 15 सेंटीमीटर पे है, तो ये फोकस है, ठीक है। जब ये 15 पे पहुंचेगी तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंच चुका होगा, इन्फिनिटी पे। सेट हो गया दिमाग में सब, किसी कोई डाउट, आसान क्वेश्चन था, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका 5.3, नोट एक साथ कर लेना है ना। अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, एक टैंक है, अपन ने उसमें पानी भर दिया 12.5 सेंटीमीटर तक। Apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 सेंटीमीटर, तो 12.5 और 9.4। तो ये क्वेश्चन है कि एक टैंक है, टैंक बना दिया अपन ने, इसकी जो डेप्थ है वो है 12.5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर आपको जो कुछ अपेरेंट डेप्थ जो दिखाई दे रही है वो है 9.4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे निडल पड़ी थी, वो निडल यहाँ पे ना आपको थोड़ा ऊपर दिखाई दे रही है, कितना ऊपर दिखाई दे रही है, तो बोल रहा है 9.4 सेंटीमीटर। तो हमें अपेरेंट डेप्थ तो पता है, तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, डी अपेरेंट होता था डी एक्चुअल बाई म्यू, डी अपेरेंट, तो म्यू यहाँ से आ जाएगा डी एक्चुअल अपॉन डी अपेरेंट। डी एक्चुअल कितना है अपने पास 12.5 और डी अपेरेंट कितना है, ये सॉल्व होके कितना आ रहा है 1.33, मतलब ये पानी बन गया। लिक्विड कौन सा है, पानी, 1.33 मतलब वाटर। अब पानी बन गया, उसके बाद कह रहा है कि एक काम करो,
इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, हमने काम किया कि इसमें पानी हटा के क्या भर दिया, म्यू चेंज कर दिया। तो बोल रहा है कि बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। तो सबसे पहले ये समझो कि अभी जो माइक्रोस्कोप होगा वो कहाँ पर फोकस हो रखा होगा। अभी वो इस हाइट पे फोकस है, ये पहले का फोकस है, जो पहले बार फोकस किया फर्स्ट फोकस उसका यहाँ पर है। अब तुमने क्या किया, इसके अंदर म्यू चेंज कर दिया, कर दो चेंज। म्यू चेंज करने से क्या होगा कि तुम्हारा डी अपेरेंट न्यू फॉर न्यू लिक्विड, इस न्यू लिक्विड के लिए अगर तुम बात करोगे तो इसके लिए अगर डी अपेरेंट निकालोगे तो डी अपेरेंट आपके पास डी एक्चुअल बाई म्यू आएगी कि नहीं आएगी। और डी एक्चुअल आपके पास कितना है लाला, 12.5, और म्यू कितना है 1.63। ये सॉल्व हो गया, कितना आया बोलो जल्दी बोलो, कितना आ रहा है 7.6। 7.6 आ रहा है ऐसा बच्चा बोल रहा है। मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ आपको कैलकुलेट करके। 12.5 डिवाइडेड बाई 1.63, 7.668 है। तो 7.6 ही मान लेते हैं, राउंड ऑफ नहीं कर रहा मैं, 7.67 बोल दो, राउंड ऑफ करना है तो। इतना क्लियर हो गया। ये वो हाइट है जो नई अपेरेंट डेप्थ है, जो पहले के कंपैरिजन में कम है। तो मतलब अब जो उसे फोकस करना है वो नए वाले लिक्विड के लिए, इसका जो सेकंड फोकस होगा वो ये होगा कि नहीं होगा उस माइक्रोस्कोप का। तो ये तुम्हारी नई वाली हाइट है 7.67 मीटर, सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यों बोल रहा हूँ। तो ये बताओ कि तुम्हें माइक्रोस्कोप की शिफ्टिंग कितनी मूव करनी है। तुम्हें तो सिर्फ फर्स्ट से सेकंड करना है ना, तुमको टोटल शिफ्टिंग निकालने की जरूरत थोड़ी है। तुम समझे मेरी बात। माइक्रोस्कोप तो पहले यहां फोकस था, अब इसका फोकस को सिर्फ इतने तो शिफ्ट करना है, तुम्हें ये शिफ्टिंग निकालने की जरूरत नहीं है। तो माइक्रोस्कोप शुड बी फोकस्ड एट, कहां पर, तो वो डिस्टेंस है 7.67 सेंटीमीटर। तो शिफ्टिंग की अगर मैं बात करूंगा, शिफ्टिंग फॉर माइक्रोस्कोप स्पेशली, सिर्फ बाकी के लिए नहीं, माइक्रोस्कोप ओनली, इसके लिए अगर शिफ्टिंग की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी 9.4 सेंटीमीटर माइनस 7.67 सेंटीमीटर, जो कि सॉल्व होकर कितना आ जाएगा क्या बच्चों 1.73 सेंटीमीटर। समझ गए पूरे क्वेश्चन। इसमें ना कैलकुलेशन में बच्चे गलती करते हैं कि वो ना टोटल शिफ्टिंग निकाल देते हैं 12.5 माइनस 7.67, इतना थोड़ी शिफ्ट करना है, क्योंकि वो तो पहले से यहाँ पे शिफ्ट है ही ऑलरेडी, फोकस है ही ऑलरेडी। ठीक है, डायग्राम वायग्राम नहीं बनाते इसका, डायग्राम वगैरह नहीं पूछता। जो लेंस मिरर है उनमें डायग्राम बना के मजा जाता है क्वेश्चन में। बना सकते हो तो बनाना, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा पेपर लिखते वक्त। मतलब टीचर के नज़रों में जो इम्प्रेशन बनेगा ना कॉपी का, शानदार, तो वाह ज्ञानी बच्चा है, भले कितने भी घोंचो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। ये छापेंगे आप क्या, पिछला वाला भी, ये छापना है किसी को, ये सबने छाप लिया था, ये छापना है किसी को, हो गया। ये अच्छी बात है कि आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये सब टाइम बच रहा है, और वो से कंस्ट्रक्टिव काम में जा रहा है, क्वेश्चन जो खुद सॉल्व कर रहे हो। 9.4 क्वेश्चन को देखा जाए, 9.4 क्वेश्चन में आपके सामने तीन चित्र दे रखे हैं। A and B shows refraction of a ray in air incidence at 60 degree with the normal। तीनों केसेस में 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है पहले और दो केसेस में। Predict the angle of refraction in the glass when the angle of incidence in water is 45। यहाँ का R चाहिए मुझे। ये तो घटिया क्वेश्चन है, सॉल्व करो जरा बराबर, तीनों में स्नेल्स लॉ लगा के सॉल्व कर दो, तीन इक्वेशन बनेगी स्नेल्स लॉ की, बना दो। ये 60 35 से
ग्लास का म्यू पता करना है पहले, एयर का तो 1 होता है, यहाँ पे किसका म्यू पता चल गया, ग्लास का। फिर अब यहाँ पर ये 60 और 47 है, तो ये वाटर है और ये एयर है, तो यहाँ पे किसका पता करना है, वाटर का। वाटर और ग्लास दोनों का पता चल गए, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व करना है। ठीक है, ये 47 डिग्री की वैल्यू कैसे याद करोगे, इसको 45 कर लो, है ना, क्योंकि वैल्यू थोड़ी इतना याद रख पाएंगे अपन, तो या तो 45 कर लो, कैलकुलेशन सही रहेगी। इस वाले क्वेश्चन में ना 45 कर लेना। हाँ, 35 वैसे देखो, साइन देखो, या फिर मैं वैल्यू बता देता हूँ तुमको, तो टेंशन ही खत्म, है ना। देखो साइन 35 की वैल्यू, मैं बता, साइन साइन 35 की वैल्यू होती है 0.57, लिख लो, साइन 35 इज 0.57, इस क्वेश्चन में यूज आएगी बस, बाकी कहीं और यूज नहीं आएगी। साइन 35 इज 0.57, एंड दूसरा तुम्हें क्या चाहिए था, 47, साइन 47 इज 0.73। ठीक है, अब कर लो सॉल्व। शुरू करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर दें या अगले पेज पे उधर करें, यहाँ पे हो जाएगा आराम से सॉल्व।
जैसे अगर इस क्वेश्चन में पहले वाले में करेंगे तो पहले वाले में एयर का तो 1 होता है, तो 1 साइन 60 म्यू ऑफ ग्लास इंटू साइन 35, तो म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू साइन 60 दैट इज √3/2 डिवाइडेड बाई साइन 35। साइन 35 की वैल्यू कितनी बताई थी? हाँ, रुक जाओ, मैं पहले ना इसको भी निकाल ही लेता हूँ, 60 डिग्री को भी एज इट इज ही बता देता हूँ। 60 डिग्री का साइन 60 डिग्री था 0.87। पेपर में बेटा आइडियली देना चाहिए पॉइंट। हाँ, नहीं नहीं बेटा, 90 माइनस 45 45 होता है। साइन 90 माइनस 45 बेटा 45 ही होता है। नशे में नहीं रहना है किसी को। ये हो जाएगा 0.573। इन दोनों को डिवाइड करने पे मैं बता देता हूँ अभी, 0.866 डिवाइडेड बाई, हाँ 1.4 आ रहा है। रुक जा बेटा, मुझे भी तो सॉल्व कर लेने दे। 0.573, अरे कौन गधा है? 1.511 आ रहा है। हाँ तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो नलायक 2 डिजिट में 1.5 राउंड ऑफ कर देना, इतना क्या लोड ले रहा है जीवन में? गधा, इतना चमक गया। इससे आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर इंटू साइन 47 डिग्री। साइन 60 तो तुम्हारे पास √3/2 की वैल्यू 0.866 हो ही गई, डिवाइडेड बाई साइन 47, तो 47 का साइन होता है 0.731 इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर। तो मैं अगर 0.866 डिवाइडेड बाई 0.731 कर भी दूं तो भी आंसर आएगा म्यू ऑफ वाटर का 1.18। ठीक है, तो तुम थोड़ा सा कैलकुलेटर तुम लोगों का खराब है क्या? अच्छा अच्छा, अरे दिमाग लगा रहे हैं। हाँ, दिमाग भी लगा लेना चाहिए। यही लिखो, तो म्यू ऑफ वाटर इंटू साइन 45 डिग्री, म्यू ऑफ वाटर इंटू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, अगर आगे देखेंगे तो आगे जाएगा मेरे पास म्यू ऑफ ग्लास इंटू साइन थीटा। ये थीटा मुझे निकालना है, दिस थीटा। तो यहाँ से ये हो जाएगा म्यू ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ ग्लास इंटू साइन 45 इज 1/√2 इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो म्यू ऑफ वाटर अपन ने कितना निकाला है 1.18 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ ग्लास इज 1.5, इट इज 1.41, सॉरी ये साइन थीटा बचेगा, माई मिस्टेक, इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1.18 डिवाइडेड बाई 1.5 डिवाइडेड बाई 1.41, ये आता है 0.557 इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर इसका साइन इनवर्स लेंगे तो ये साइन थीटा इनवर्स लेने पे बचेगा थीटा इज इक्वल टू 33.91 डिग्री, मतलब थीटा अप्रोक्सीमेटली 34 डिग्री आ रहा है। हाँ, वो तो अगर डेटा चेंज कर लोगे तो फिर तो सब कुछ ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा बेटा? एंगल तो इतना ही आएगा ना, 34 35 इसी के आसपास। कितना आ रहा है? 0 पॉइंट, गलत है। जो सामने लिखा है यही सही है। हाँ, इसकी साइन थीटा 0.6 लिखना चाहती हो?
लिख दो, लिखने वाले को कौन रोक पाया है? चमक गया? चलो तो ये तो हो गया इसके लिए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो क्या कहीं? कहाँ? टेम हो गया क्या? चलो ठीक है फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।